Hello student, welcome to BKC Guru classes. I am Nitesh Thakre. Today we are going to discuss another video lesson on poetry sections, and today we are going to discuss class 10th poem number 3rd. In this poem number 3rd we have two poems, How to Tell Wild Animal and another one is The Ball Poem. तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम दो ब्यूटीफुल सी पोएम इसमें पढ़ेंगे और उनके एक्सट्रैक्ट, एमसीक्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ओके, सो द एक्सट्रैक्ट इज इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. बहुत ही अच्छी पोएट्री है। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ कि इफ स्ट्रोलिंग फॉर अ बीस्ट व्यू यू, मतलब कि आप एक कैजुअल वॉक में जब जा रहे हैं एंड देन यू सी अ बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है एनिमल, कि आपने फिर किसी एनिमल को देखा एंड हुस हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, और जिसकी स्किन कैसी है, स्पॉटेड है, मतलब कि स्पॉटेड विथ पेपर्ड, मतलब कि छोटे छोटे उसके शरीर में स्पॉट्स बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज़ स्लेप्ट ऑन यू, और अगर वह जल्दी से जल्दी जैसे आपके ऊपर झपट्टा मारता है, आपके ऊपर लैप करता है, यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि वह कौन सा जानवर है, लेपर्ड है, कि वो आपके ऊपर बार बार लैप कर रहा है। दिस विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर वो आपके ऊपर झपट्टा मार रहा है तो आप पेन में, दर्द में ज़ोर ज़ोर से कराएं, इससे का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपको बार बार लैप करेगा, बार बार आपको झपट्टा मारेगा, बार बार आपको पकड़ेगा, आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा जानवर है, लेपर्ड है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो ये जो अबव लाइन थी, अब ये जो एक्सट्रैक्ट है हमारा, किस पोएम से लिया गया है? एंड ऑप्शंस आर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम। So we know that this is the extract from the poem How to Tell Wild Animals. Okay, moving on to next question. Who has written this poem? And options are Robert Frost, Carolyn Wells and Leslie Norris. So the correct answer is Carolyn Wells. Option number second. Moving on to next question. What does the word beast means? बीस्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होती है, उसका सिनोनिम क्या है? एंड ऑप्शंस आर बर्ड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। सो द करेक्ट आंसर इज एनिमल। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, मतलब कि जानवर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पोएट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What two things does a chameleon not have? जो कैमेलियन होता है उसमें के पास क्या दो चीज़ें नहीं होती हैं? एंड ऑप्शंस आर डज नॉट हैव ईयर एंड नोज़, कि उसके पास आँख मतलब ईयर्स मतलब कि कान और नोज़ नहीं होती, नाक नहीं होती। डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, कि उसके पास कान और विंग्स नहीं होते, मतलब पंख नहीं होते। डज नॉट हैव नोज़ एंड विंग्स, कि उसके पास नाक और उसके विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते। एंड लास्ट वन इज नन ऑफ these. So the correct answer is option number A. Option number A is option number B, does not have ears and wings, कि उसके पास ears नहीं होते और wings नहीं होते। कैमेलियन के पास ना तो उसके कान होते हैं, ना ही उसके पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल कैन बी मीट इन योर यार्ड, इन आवर यार्ड, कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस जानवर से आपका आमना सामना हो सकता है? एंड ऑप्शंस आर लायन, पिग, डियर एंड लास्ट वन इज बियर। सो द करेक्ट आंसर इज बियर। इफ यू वॉकिंग इन योर यार्ड, सो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सीइंग अ बियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड, कि इन द पोएट्री हाउ बंगाल टाइगर इज डिस्क्राइब्ड, किस प्रकार से बंगाल टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है?
एंड ऑप्शंस आर नोबल डायनासोर, noble wild beast, noble dragon, none of the above. So the correct answer is noble wild beast. Bengal tiger is described as noble wild beast. So next question is, what is the special feature of the crocodile? Crocodile का special feature बताना है हमें. And options are wipes while eating its prey, कि वह अपना शिकार करते समय रोता है. हैप्पी वाइल ईटिंग इट्स प्रे, कि वह अपना प्रे को खाते समय खुश रहता है. एंग्री वाइल ईटिंग इट्स प्रे, कि वह बहुत क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है जब अपने शिकार को खाता है. एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल ईट्स इट्स प्रे वाइल ही वॉज वाइपिंग, मतलब कि अपने प्रे को खाते समय वो क्या करता है, आंसू बहाता है, रोते रहता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द एशियन लायन फाउंड, कि जो एशियन लायन है वो कहाँ पाए जाते हैं. एंड ऑप्शंस आर ईस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, साउदर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड लास्ट वन इज वेस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एशियन लायंस आर फाउंड इन एशियाटिक कंट्री एंड दे आर इन ईस्टर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लाइक India, China, etc. Okay. Moving on to next slide. How to tell wild animals, important questions and answers. So the first question is, according to the poet, how to tell wild animal, how will you know that it is an Asian lion, कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि वह एक एशियन लायन है. तो हमारे पोएट्री में बताया गया है. सो द आंसर इज एशियाटिक लायन इज अ लार्ज बीस्ट विथ ब्राउनिश कलर, कि एशियाटिक लायन जो रहता है, एशियाई शेर जो रहता है, वो बहुत बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा एनिमल है विथ ब्राउनिश कलर, जो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है. हिज रोर क्रिएट टेरर इन द पीपल्स हार्ट, और उसकी जो दहाड़ होती है, उसके दहाड़ से लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता है, टेरर पैदा हो जाता है. ही फाउंड इन द एशियन कंट्री, और वो कहाँ पाया जाता है, एशियन कंट्री में पाया जाता है, एशियाई देशों में पाया जाता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइनास एंड द क्रोकोडाइल्स, मतलब कि जो लकड़बग्गा, हाइना को हिंदी में लकड़बग्गा बोला जाता है, तो हाइना और क्रोकोडाइल्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. सो द आंसर इज द क्रोकोडाइल लिव्स इन और अराउंड द वाटर, कि क्रोकोडाइल जो रहता है वो या तो पानी में रहेगा या पानी के आसपास रहेगा. एंड द हाइनास लिव इन द फॉरेस्ट, और हाइना कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. बट द पोएट टेल्स अस देयर मेन डिफरेंस, लेकिन पोएट ने हमें उनका मेन डिफरेंस बताया है कि आखिरकार उनके में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वैसे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो पोएट ने हमें बताया वो है, इट इज़ दैट अ हाइना अटैक हिज प्रे स्माइलिंग, कि जब हाइना लकड़बग्गा अपने शिकार को शिकार करता है तो ही इज स्माइलिंग, वह स्माइल करता है. बट अ क्रोकोडाइल सैड टीयर्स एज इट ईट्स इट्स प्रे, लेकिन जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को खाता है, उसे फाड़ता है, चीरता है और खाता है, तब वह क्या करता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइनास एंड क्रोकोडाइल्स, कि हाइना स्माइल करते हुए अपना शिकार करता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो उसकी आंखों से आंसू आते हैं जब वह शिकार करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल. सेंट्रल आइडिया बताना है हमें पोएट्री का, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल. सो द आंसर इज द पोएम इज अबाउट द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल. तो पोएट्री सारी जो पोएम हमारी वह हमें बताती किस प्रकार से हम वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड बीस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द पोएट इज कैरोलिन वेल्स ट्राइज टू टेल अबाउट दिस एनिमल्स इन अ ह्यूमरस वे, और जो हमारी पोएटेस है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमरस वे से, मतलब कि हास्यप्रद वे में, हास्यप्रद तरीके से बताने की कोशिश की है कि हाउ वी आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स. शी ट्रीट्स द बीस्ट इन अ जेंटल मैनर एंड फॉर ईच एनिमल शी क्रिएट्स विंड ह्यूमर, और उन्होंने बहुत अच्छे से हर एक जानवर है उसको भी बहुत ह्यूमरस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटीज़ को और उसको किस प्रकार से वह शिकार करता है, किस प्रकार की उसकी हैबिट्स हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है.
पोएट्स टेल हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स बाय डिफरेंट वे विच आर रिस्की बट फनी। तो जो ही बता रहे हैं कि पोएट्स ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिफरेंट वे के साथ एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना और किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है ये बताया है। विच इज़ रिस्की, इफ़ वी आर कन्फ्रंटेड विथ एनी वाइल्ड एनिमल तो दैट इज़ वेरी रिस्की, बट स्टिल सी डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी एनिमल इन अ वेरी फनी वे। मतलब उन्होंने बहुत ही फनी, मतलब हास्यास्पद वे में बताया, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू हर वी कैन रिकग्नाइज एनिमल बाय एनी एनिमल बाय द वे इट किल्स। मतलब कि हम आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं उनके किल करने के तरीके, उसके प्रे को, अपने शिकार को शिकार करने के तरीके से हम पहचान सकते हैं कि आखिरकार वह कौन सा एनिमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम इज़, मैंने पहले ही बताया था कि यह जो पोएम है थर्ड, उसमें दो पोएट्रीज हैं। फर्स्ट वन इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल एंड द सेकेंड वन इज द बॉल पोएम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉल पोएम। So the extract from poetry, the first extract is, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. No use to say, oh there are other balls. इसकी मीनिंग है कि what is the boy now who has lost his ball, कि आखिरकार वह जो बच्चा है जिसने अभी अभी अपनी बॉल खोया है। what he is to do, कि आखिरकार वह अब क्या करेगा, वह क्या करे। I saw it go, और मैंने अपने सामने से जाते देखा है किसे, बॉल को। merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water, कि merrily का मतलब होता है हैप्पीली, कि किस प्रकार से जो बॉल है वो बाउंस करते हुए, खुशी से बाउंस करते करते स्ट्रीट से, रास्ते से जाते हुए, एंड फाइनली द बॉल इज़ इन द वाटर। सो आफ्टर दैट ही सेड दैट नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। और वो बोल रहे हैं पोएट कि अब इसका मतलब कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता कि नहीं, दुनिया में और भी दूसरी बॉल है, क्योंकि उसने जो बॉल थी उसकी वह तो खो ही दिया है, और जो बॉल उसने खोया है उसकी जगह कोई भी दूसरी बॉल नहीं ले सकती, क्योंकि जो बॉल थी उसकी वह खो चुकी है। सो द क्वेश्चंस आर कि विच वर्ड्स मीन्स द सेम एज मेरीली का हमें मतलब बनाना, सिनोनिम्स बताना, उसकी मीनिंग बतानी है। सो द ऑप्शंस आर cheerlessly, unhappily, joyily and miserably. So the correct answer is option number third, joyily, मतलब कि happily. merrily means होता है happily. Question number second, this poem is written by. So the options are Robert Frost, John Berryman, Robert Browning and Colin Howard. So the correct answer is John Berryman. Third question is, from which poem have the above line have been taken? So we clearly know that this is the extract from the poem The Ball poem. So moving on to next part, MCQs of the lesson of the poetry The Ball poem. So the first question is, who has composed the Ball poem? So we clearly know that option number A, John Berryman is the correct answer. Next question is, there was the boy staring down, and the options are option A, the sea, option second, the harbor, option C, the ocean, and the last one is the lake. So the correct answer is the harbor. बच्चा कहाँ पर था? हार्बर के पास में था. What does the a ball cost? कि एक बॉल की कीमत क्या थी? So options are 10 dim, 1 dim, 15 dim और 4 dim. So the correct answer is option number B, 1 dim. Next question is, what was the boy playing with? कि बच्चा किस चीज़ से खेल रहा था? And the options are a ball, a car, a bus, a bat.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अ बॉल। बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था। वेयर डज द बॉल गो, कि आप बाद में फिर बॉल कहाँ चले गए? एंड ऑप्शंस आर इन द बुशेस, मतलब कि झाड़ियों में चले गए, इन वाटर, पानी में चले गए, ऑन द रूफ, की छत पर चले गए, एंड लास्ट वन इज इन द जंगल, के जंगल में चले गए। सो द करेक्ट आंसर इज द बॉल वेंट इनटू द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द वाटर, कि बच्चे ने पानी में क्या खो दिया? एंड ऑप्शंस आर हिज बॉल, हिज बैट, हिज विकेट, his gloves. So the correct answer is the boy has lost his ball in the water. Okay students, moving on to next slide, the ball poem, important question and answers. So the first question is where did the ball go? So the correct answer is the ball went into the near water body, कि जो बॉल थी वो कहाँ चली गई थी? पास के ही पानी में, पानी की जगह में चली गई थी, पानी में चली गई थी। Second question is why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? कि आखिरकार जो पोएट थे वो क्यों इंट्रूड नहीं करना चाहते थे, क्यों हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने क्यों उसे पैसे ऑफर नहीं किए अनदर बॉल को बाय करने में? He said that I would not intrude on him. That means वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे थे। So the answer is the poet wants the boy to experience the loss. क्यों नहीं इंट्रूड करना चाहते थे? Because the poet wants that the boy is experience that loss of ball. कि वह एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे बच्चे से कि लॉस आखिरकार कैसा एक्सपीरियंस होता है, लॉस का, किसी चीज़ को खोने का। He should learn that इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और वह जल्दी ही सीख जाएगा। वो चाहते हैं कि ये सीख जाए कि यह एक जीवन का हिस्सा है, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। दैट्स वाई द पोएट डजेंट वांट टू इंट्रूड द बॉय, इसी कारण उन्होंने इंट्रूड नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एंड डजेंट वांट टू ऑफर हिम मनी टू बॉय अनदर बॉल, और इसीलिए उन्होंने ऑफर नहीं किया बच्चे को दूसरी बॉल के लिए पैसे देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन, कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इस इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स होता है कि इस संपत्ति की दुनिया में, इस मोह माया की दुनिया में का मतलब क्या होता है? सो द आंसर इज कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स पीपल लाइक टू पोसेस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि जितने भी लोग हैं वह सारी चीज़ों को क्या करना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपनी तरफ अपने पसंद की चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं। मनी इज़ एन एक्सटर्नल थिंग बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट। देन पोएट क्या बताना चाहते हैं हमें कि मनी क्या है? जो पैसा है वो तो एक एक्सटर्नल थिंग है, उससे सिर्फ हम क्या खरीद सकते हैं? सामान खरीद सकते हैं। नो कैन बाय हैप्पीनेस विद द बाय द मनी, कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि जो खुशी खरीद सके, ये सब चीज़ें इससे पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। यू कैन ओनली बाय एक्सटर्नल थिंग्स, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ें, कोई सामान ही हम पैसों से खरीद सकते हैं। इट कांट बाय एवरीथिंग दैट वन लॉसेस और कांट ब्रिंग बैक योर लॉन्ग लास्ट मेमोरीज, और कोई चीज़ आपकी अगर खो चुकी है या फिर आप किसी चीज़ को खो चुके हैं तो उसकी यादें और वो चीज़ वापस पैसा नहीं दिला सकता, सेम चीज़, और उससे जो जुड़ी हुई यादें हैं उसको भी लौटा नहीं सकता। दैट मीन्स कि अगर आपके पास पैसा भी है तो आप अपनी जो खोई हुई चीज़ें उसे नहीं लौटा सकते। हाँ, भले ही आप उसके रिप्लेसमेंट कोई ला सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल्स, की जो रिप्लेसमेंट होगा, कोई दूसरी चीज़ होगी, वो पहले की जगह नहीं ले सकती, और उसकी जो आपकी मेमोरीज़ है उससे रिलेटेड उसको आप बदल नहीं सकते, वो आपकी मेमोरीज़ अलग ही रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड द क्वेश्चन इज राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। हमें सेंट्रल आइडिया बताना है द बॉल पोएम का। सो द आंसर इज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉसेस ऑफ हिज बॉल। कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है पोएट्री में कि किस प्रकार से लड़के के अंदर, जब बॉय के अंदर ग्रीफ आ जाता है, मतलब दुख है, उसे दर्द है, अपनी बॉल खोने का दुख उसके अंदर है। इन द बिगिनिंग इट शोज़ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ चाइल्ड। शुरू में तो वह
बिल्कुल जो नॉर्मल रिएक्शन होता है बच्चे का, किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं उसकी बॉल खो जाने पे, वो दिखाते हैं। बट लेटर ऑन द बॉल सीम्स टू बी सिम्बलाइज द मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन द ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे जैसे पोएट्री आगे बढ़ती है, पोएम आगे बढ़ती है, तो बताते हैं किस प्रकार से वो सिम्बलाइज कर रहे थे बॉल खोने को मटेरियलिस्टिक थिंग्स के से, कि किस प्रकार से जो हमारे आसपास की वस्तु है उससे रिलेट कर रहे थे। लाइक वी शुड नॉट क्लिंग टू द वर्ल्डली पोसेसन ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन लाइफ। और क्या हमें बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं दे आर नॉट परमानेंट, और जो भी चीज़ें हैं उनको एक दिन आगे जाना है, और चेंज ही प्रकृति का नियम है, चीज़ें लाइफ के साथ आगे बढ़ते जाती है और हमें उसे मानना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस, कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चेंजेस इन लाइफ को। वी हैव टू मूव ऑन, और हमें इसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। टाइम एंड लाइफ बोथ आर प्रीसियस, दिस इज़ द रियली वेरी गुड पॉइंट दैट टाइम एंड लाइफ इज़ बोथ आर प्रीसियस, कि जो हमारा समय है और जीवन क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। इट टीच अस टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो द थिंग्स वी कैन नेवर हैव, और ये हमें सिखाता है, टीच करता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं, जो चीज़ हम खो चुके हैं, वह दोबारा से आने वाली नहीं है, और हमें उसे बात को मानते हुए और उससे सीख लेते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।